Hello everyone, and today I am presenting a quiz of chapter first of applied mechanics. और इस क्विज को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इससे जो बेसिक है इसमें इंट्रोडक्शन जो आपका चैप्टर का है वो इस क्विज से पूरा का पूरा आप इस क्विज से सीख सकते हो। और इसको सीखने के लिए चैप्टर को एक क्विज देखनी पड़ेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ये आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स की क्विज है। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी शेयर करें ताकि कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करने की गुंजाइश हो तो वो की जा सके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आपकी जो क्विज है इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स की, ये आपके HSBT के एग्ज़ाम के लिए ही सूटेबल नहीं है, यूज़फुल नहीं है। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें भी ये काम आ सकती है। काम आ क्या सकती है, काम आएगी। तो आप इनको देखिए अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड मैकेनिक्स। आंसर इज मैकेनिक्स। तो इसमें अगर आप देखो फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री है, ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव, द राइट ऑप्शन इज मैकेनिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नॉट ओनली फॉर MCQ क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, वहाँ के लिए भी बिल्कुल फिट क्वेश्चन ये बनता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आप जरूर सोचे मन में कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो अभी जैसे मैं आपका चैप्टर लेकर आऊँगा इसका डिटेल में, तो उसमें इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि हमें मैकेनिक्स पढ़ना ही क्यों है, क्या ज़रूरत है सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे। तो वो क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी इसके बारे में सोचिए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसी पहले क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with the laws of mechanics as applied to the solution of engineering problems। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी लाइन में है कि क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो साइंस ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशंस, ये कौन सी है, अप्लाइड मैकेनिक्स। Which of the following are the branches of applied mechanics? तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों ही जो हैं ब्रांचें अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। इनको आगे देखें क्या स्टैटिक है क्या डायनामिक है। तो राइट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ केसेस। तो इसमें ऑप्शंस हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज, मूवमेंट ऑफ बॉडीज, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये सारे सही हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज इन रेस्ट पोजीशन। तो ये इसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स। जो विराम अवस्था में जो फोर्सेस लग रहे हैं तो वो स्टैटिक्स के केस हैं। तो जैसे किसी विराम अवस्था में कोई चीज़ पड़ी है, उसका खुद का वेट भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी इसका केस आएगा आपके, या उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं मूवमेंट में नहीं है तो उस पर जो विराम अवस्था में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन सी केस है, स्टैटिक्स के केस है। और दूसरा, अभी इसमें से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा ऑप्शन किसके लिए है। तो चलिए उसको क्वेश्चन के साथ ही करेंगे जब क्वेश्चन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज व्हेन इन मोशन। तो स्टैटिक्स हमने पीछे पढ़ लिया किस काम का है, क्या कौन किसकी डेफिनेशन किसके लिए है ये स्टैटिक्स।
और दूसरा ऑप्शन बचता है इसमें डायनामिक्स। तो डायनामिक्स जो है अप्लाइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो फोर्सेस और देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज इन मोशन। जब बॉडी जो है कोई वस्तु है गतिशील अवस्था में है, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं और उनका इफेक्ट को जो स्टडी करते हैं वो डायनामिक्स ब्रांच के अंडर करेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद, ये 7वां क्वेश्चन है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स तो हमने देख लिया, तो अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं। तो काइनेटिक भी जो है वो डायनामिक की एक सब ब्रांच, इसकी कहो आप डायनामिक्स का एक टाइप्स है वो भी। तो तीनों ऑप्शन जो है इसमें आंसर में आएंगे। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ब्रांचेज ऑफ डायनामिक्स। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया क्या? नहीं, रिपीट नहीं हुआ। तो डायनामिक्स की ब्रांचेज इसमें कई हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ये दोनों ब्रांचेज जो हैं ये डायनामिक्स के अंडर आएंगी। इनको फर्दर हम देखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्विज को अगर आप अच्छे से करते तो आपका फर्स्ट चैप्टर वैसे क्विज से ही तैयार हो जाएगा। तो इसको आप देखें, इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों ब्रांचेज जो हैं वो डायनामिक्स के अंडर आती है। The branch of dynamics which deals with the relationship between the motion of bodies and the forces responsible for that motion. तो ये दो ब्रांचेस हमने पीछे पढ़ी हैं, जो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो उसमें से जो ब्रांच है जो फोर्सेस को भी स्टडी करेगी, उसको मोशन ऑफ बॉडीज को भी करेगी, और उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है उसको भी स्टडी करेगी। जैसे आपने किसी को बॉडी को धक्का दिया, मोशन में आ गई, तो उसके साथ कौन सा फोर्स लगा उसको भी स्टडी करेगी। उसका कारण क्या है, मतलब मोशन का, है ना, वो फोर्सेस कौन सा था, किस तरह का था, उस फोर्स को भी अगर हम स्टडी करते हैं तब उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेटिक। ठीक है, बॉडी की मोशन और उस बॉडी में मोशन पैदा करने वाले फोर्स को भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं देन इट इज काइनेटिक। दूसरा जो आएगा इसका क्वेश्चन नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मोशन। अब बॉडी में मोशन तो आई है, बस आपने इतना ही स्टडी करना है कि मोशन आई है, किस फोर्स से हुई है, नेचर क्या था फोर्स का, किस टाइप का फोर्स था, कितना फोर्स था, उसको बिना स्टडी किए, तो वो ब्रांच इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। किनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा किनेमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 11वां, सेम ही क्वेश्चन है, व्हाट इज किनेमेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ डायनामिक्स स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्स। ये हमने पीछे कर ही लिया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो दूसरा जो डेफिनेशन है, ये तो स्टैटिक की डेफिनेशन है ना, स्टडी ऑफ बॉडीज एट रेस्ट। तो चलिएगा घर को, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रांच ऑफ डायनामिक्स स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के, तो अगर आपको सही से उसकी बात पता होगी उसके बारे में तो आप आंसर कर सकते हो इजीली। अगर आपको ये 1 नंबर में आता है, सेक्शन बी में आता है, देन आपको तब भी इसको आपको लिखनी है पूरी डेफिनेशन। फिर तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ना कि आपको ऑप्शन ए बी सी याद करने हैं, आपको उसका आंसर याद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइनेटिक। आई थिंक ये भी उसी की एक एक्सटेंशन होगी क्वेश्चन के ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी, ब्रांच ऑफ डायनामिक्स स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर मोशन बाय कंसीडरिंग फोर्सेस। जैसे मोशन भी देखेंगे और फोर्सेस के जो उस मोशन को पैदा करने वाले फोर्सेस हैं वो भी इसमें देखे जाएंगे। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। द राइट आंसर इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसको मापा जा सके, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दोनों तरह की हैं, फंडामेंटल और बेसिक और डिराइव्ड।
ठीक है, कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल तो हैं ही है, ठीक है, तो पर कुछ जो क्वांटिटी हैं डिराइव्ड भी हैं जो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो बोथ ऑफ दी अबव आंसर इसका आ गया। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर। तो इसका जो 7 तरह की हैं फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, वो 7 तरह की क्वांटिटीज हैं इसमें। The quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called as basic quantities, है ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। नो क्या क्या which can be expressed in terms of fundamental, अभी मैंने पीछे बताया था आपका derived यूनिट आ गया इसका, derived quantities, the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called as derived. Which of the following are the fundamental quantities? मास लेंथ टाइम ऑप्शन ए में, इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये मैंने 7 की 7 इसमें लिख दी हैं, तो राइट आंसर इसका आएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने शुरू में यही कहा था कि इस चैप्टर को अगर आप, इस क्विज को अगर आप करते हो तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। तो इसमें मैंने देखिए सारी 7 की 7 क्वांटिटीज के नाम लिख दिए। तो अगर आपके पास इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओब्लिग आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसमें से कोई एक दे रखी हो तो आपको वो चूज करनी है, या एक से ज़्यादा दे रखी हो, जैसे तीनों ऑप्शन पे ए बी सी पे दे दिया, ए पे मास दे दिया, बी पे लेंथ दे दिया, सी पे टाइम दे दिया, तब भी आपका आंसर जो क्या आएगा ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम देखेंगे आगे यूनिट्स क्या है, कौन कौन से किस टाइप के होते हैं, वो भी हम अभी इस क्विज में देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्ड इनकरेक्टली। तो मास को हम किलोग्राम में करते हैं, केजी में, लेंथ को मीटर में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। तो ऑल आर करेक्ट, तो कोई भी गलत नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहां से क्या चूज करना पड़ेगा हमें, नन ऑफ दी अबव। तो ये यूनिट है जो पीछे लिख रखी ना, किलोग्राम एम, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था यूनिट, तो यूनिट है कि इसमें उसको आपको मेजर करना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्ड इनकरेक्टली। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CDC इसको लिखते हैं। तो ये सारे के सारे भी राइट आंसर है इनके भी, तो यहाँ पे भी नन ऑफ दी अबव आएगा। तो ये तो सिर्फ क्विज है सिखाने के लिए। अगर मेरे को क्विज, आपका क्विज लेनी हो तो मैं कुछ इसमें इस तरह का जंबल करूंगा इनको ना, तब आपको कुछ और आंसर चूज करना पड़ेगा। सपोज कि मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक करंट के आगे मैं केल्विन लिख दूं, है ना, तो तब आपको बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। तो तब आपका ऑप्शन आएगा आंसर, मतलब आंसर में आप लिखोगे ऑप्शन ए। तो इस तरह से आएगा। तो इसको ध्यान रखें, कोई क्विज ये नहीं है कि इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आते हैं। और MCQ इसीलिए देखो, वैसे सबसे आसान रहेगा MCQ, अगर आपको 2 ऑप्शन पता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, इस तरह की चीज़ें, वो भी हम लेटर ऑन कहीं डिस्कस करेंगे, हाउ टू यूज टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन इन फाइंडिंग द करेक्ट आंसर्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, CGS है, FPS है, MKS, SI, ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। CGS में, अब इसमें जो बेसिक क्वांटिटीज हमने कही थी, लेंथ है और मास है और टाइम है, ये उसके हिसाब से है। CGS मतलब C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो यहाँ पे लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज होता है इसमें, और ग्राम वेट के लिए यूज करते हैं, मास के लिए, और S फॉर सेकंड। ऐसे ही फुट पाउंड सिस्टम है अगला, FPS, फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास, S फॉर सेकंड, S सभी में सेम है ना। MKS अलग से कोई सिस्टम इसको ना कह के हम कहें कि इसी की एक्सटेंशन है CGS की, एक तरह से ना, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। तो MK में जो CGS, M जो मीट्रिक सिस्टम इसको बोलते हैं, इसमें आगे आपके पास M फॉर kg,
एम मास के लिए केजी, और के के लिए आपका मीटर है ना, लंबाई के लिए मीटर करना है ना, गलत बोल गया मैं। और ये आपका केजी आ जाएगा, के है ना, और एस फॉर सेकंड, एम मीटर लेंथ के लिए है ना, ठीक है। एसआई सिस्टम में मैंने इतने सारे आपको पीछे वो बता दिए जो है। तो एसआई में इसके साथ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना भी। जैसे एसआई में भी मीटर यूज करते हैं हम लेंथ के लिए, और के लिए जो मतलब मास के लिए केजी यूज करेंगे, और टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। तो इसमें 7 जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उनके अलग अलग इसमें दे रखे हैं यूनिट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो एम के एस्कबाब सीजीएस के एक तरह से उसके एक्सटेंशन के रूप में भी हम देख सकते हैं इसको, उसी के पार्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। A body said to be dash body which does not change in shape and size under the effect of force। अब क्या होता है कि हम बॉडीज के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म हो जाती है ना, तो डिफॉर्म होगी तो जो फोर्स है वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो अप्लाइड मैकेनिक्स का जो हम बात करते हैं, ये रिजिड बॉडी के लिए काम करती है, जहाँ पे आपने फोर्स लगाया, नेक्स्ट आपको कुछ उसमें कुछ चेंज ना आए तो, ठीक है। तो लिंक्स, चलो वो अलग इशू है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो किसी और उनमें आता है। जैसे आपने फर्दर पढ़नी है थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है, अगर वहाँ पे लिंक्स रिजिड ना होंगे तो मोशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, इस तरह से उसको। अब ये देखो अप्लाइड मैकेनिक्स जो आपका बहुत जगह यूज होगा, ये एक तरह से इसको आप कह सकते हो, ये जो इंजीनियरिंग की जो बोलते हैं हम, जैसे ड्राइंग को कहा था हमने ना लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है, ऐसे ही ये भी एक तरह से ग्रामर है, एक तरह इसको भी हम कहें तो जहाँ पे बहुत सारे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, मटेरियल साइंस पढ़ेंगे, डिज़ाइन का पढ़ेंगे, और क्या थ्योरी ऑफ मशीन्स है ना, ये बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली से रिलेटेड हैं। अब हमारा काम क्या है, फोर्सेस का ही काम है हमारा एक तरह से ना। जैसे मैकेनिकली बात बोलते हैं ना, जैसे हथौड़ा ब्रांच, हथौड़ा क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है ना। तो ये फोर्सेस हम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं ना, है ना, इस तरह की बातें। तो मशीन्स हैं, कोई कटिंग कर रही हैं, तो सभी जगह पे क्या फोर्सेस ही लग रहे हैं। तो इस तरह से तो बॉडी सेट टू बी डैश बॉडी विच डज नॉट चेंज इन शेप एंड साइज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इस तरह की बॉडी जो होगी उसका आंसर आएगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की शेप और साइज चेंज नहीं होती अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो किसी भी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चीज़ सफिशिएंट है, क्या वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता देना सफिशिएंट है, या उसके साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो कुछ फोर्सेस ऐसी, कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, या डिनोट करने के लिए, या उसको उसके बारे में बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो समझ आ जाती है उसी से वो, तो उस तरह की बॉडीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया गया हो। जैसे हम कहें 4 kg शुगर है 4 kg, तो इसमें सिर्फ 4 जो है मैग्नीट्यूड दे दिया, है ना, शुगर की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है ना। अब मैं कहूँ कि भाई इतना 10 न्यूटन फोर्स, अब ये 10 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड आ गया, न्यूटन इसके यूनिट आ गए इस फोर्स का। और फिर उसकी बात क्या कहें हम, अब इसमें बताना पड़ेगा आपको, पुश है, पुल है ना, आपका टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, बताना पड़ेगा ना, आप दबा रहे हो या खींच रहे हो, ठीक है, इस तरह की पुश है, आप धक्का लगा रहे हो, ठीक है, या उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो ये डायरेक्शन भी इसकी बतानी पड़ती है फिर हमें। तो जिसमें दोनों चीज़ों की जरूरत पड़े उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम कहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आएगा, उसका आपको बताना है क्या है। क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। द एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ मास टाइम आर, तो इसमें से पहले ही आपका है
मीटर लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम और सेकंड्स के लिए टाइम। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन आ गया। चूज द स्केलर क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं। ऑल ऑफ द अबव, मास, लेंथ, वर्क, these are the scalar quantities। और वेक्टर क्वांटिटीज ये आ गई आगे, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं इस तरह की, यही नहीं है कि यही हैं, और भी हैं। तो आप इनको तो याद रखें ही। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स ऑल आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर इसको आप लिखोगे विद बिना डायरेक्शन के, आप इसको बता नहीं पाओगे, उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका जो अगर एड्रेस कहीं जगह पे होता है ना भी, मतलब पूरा एड्रेस किसी चीज़ का, तो वो इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अप्लाइड मैकेनिक्स हैव एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ, तो ये सभी ब्रांचेस में रहते हैं, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, है, इलेक्ट्रिकल में भी, मतलब जहाँ पे भी फोर्सेस का काम है ना, सभी जगह लगती है ये। तो सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इसमें तो है सिविल, मैकेनिकल, ये तो बेसिक्स ब्रांचेस हैं, जैसे ऑटोमोबाइल जैसे, इनमें तो ये है ही है ना, जहाँ पे भी इस तरह का काम है। अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद फोर्सेस इन गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, सभी में लगती है। तो हम गैसीय लिक्विड की आपके पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट आएगा आपका, एफएम, है ना, फ्लूइड में जहाँ पे भी फोर्सेस का ही काम है ना। तो एफएम आप पढ़ोगे आगे जाके। तो आप मैकेनिकल में वो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के नाम से सब्जेक्ट है, और सिविल में वो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से है। तो ये सब्जेक्ट इस तरह से इसको को गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, ऑल ऑफ द अबव, सब जगह अप्लाइड मैकेनिक्स का काम है। अप्लाइड मैकेनिक्स मेनली डील्स विद सेमी सॉलिड, डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, रिजिड बॉडीज। तो राइट आंसर इज रिजिड बॉडीज। तो ये आपकी क्विज पूरी हो गई है। तो इसको अच्छे से आप लोग करें, टाइम लगाएं, और जैसे जैसा जो क्वेश्चन आया है आप उसको बुक से चेक करें कि कहाँ पे कोई ऑप्शन और भी ऐड हो सकता था इसमें ना, जिससे आपका जो तैयारी है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो इस क्विज के साथ साथ ही मैं आप सबसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप इसको देखें, लाइक करें, और अगर हाँ इसमें अगर मैंने कोई ऑप्शन गलत चूज कर लिया है तो आप वो कमेंट में बताएं। अगर सारे सही हैं तो वो भी बता सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बना रहा हूँ, तो वैसे अगर कोई गलत आएगा तो मेरे को लगेगा तो मैं उसको देखूंगा ही। बट कई बार क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वर्क के हिसाब से कई बार कोई चीज़ हो भी सकती है, तो एरर होना संभावित है। तो एरर कहीं पे हो तो आप उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें। तो मैं इसको कमेंट में उसका राइट आंसर हम लिखेंगे फिर, है ना, या कुछ और क्या क्वेश्चन ऐड हो सकते तो आप ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। तो मेरा तो उद्देश्य है ही है चैनल को इसको ग्रो करने का, बट उसके साथ साथ मेरा एक एम ये भी है कि सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ उठा सकें। देखिए, इसमें किसी का कोई खर्च तो हो नहीं रहा कि सब्सक्राइब करने से किसी का कुछ खर्च हो रहा है। तो आप अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपके काम की चीज़ है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसको, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो आपसे मिस ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, और बेल आइकन भी दबा दें, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि भाई BS टेक्निकल एजुकेटर चैनल पर ये नई वीडियो आई है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद कुछ लोग जो हैं चैनल को ज्वाइन अवश्य करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्विज। आई होप you will get most of from this quiz to understand the applied mechanics chapter first। मेरी ऐसी उम्मीद है, तो मैंने इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया था कि आपका जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाए इससे। और जो